आज की कहानी राजस्थान के जिला खेजड़ी की है। कहा जाता है कि इस जिले में एक ऐसा पोस्ट ऑफिस है जो सालों से वीरान पड़ा है, लेकिन आज भी वहां एक चौकीदार पहरा देता है। लेकिन ये चौकीदार इंसान नहीं, बल्कि भूत है। जी हाँ, चौकीदार का भूत। आइए सुनते हैं। तो दोस्तों, अपना अगला प्रोजेक्ट उसी पोस्ट ऑफिस वाली कहानी पर करते हैं। लोगों को भूत प्रेतों में वैसे भी बड़ी दिलचस्पी रहती है। अगर इस पर एक डॉक्यूमेंट्री बने तो अच्छा फायदा होगा। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, लेकिन मैंने सुना है उस पोस्ट ऑफिस के अंदर कोई जा ही नहीं सकता। अगर कोई जाता है तो वहां चौकीदार का भूत उस आदमी का गला काट देता है। बस यही राज तो है जो हमें बाहर लाना है। हर कोई उसके बारे में जानना चाहता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंटरनेट पर उसकी कोई भी जानकारी या तस्वीर मौजूद नहीं है। इसलिए हम वो पहले शख्स होंगे जो पूरे लोकेशन की सच्चाई लोगों के सामने लाएंगे। हाँ, और इससे शायद प्रोडक्शन वाले हमें प्रमोट भी कर दे। बिल्कुल दोस्तों, तो बस इंतजार करिए कल रात का। जितनी जल्दी हो सके अपना काम खत्म करके इसे पब्लिश कर देंगे। अरे लेकिन इतनी जल्दबाजी करने की क्या जरूरत है? वो भी सीधा कल। थोड़ा आराम से चलते हैं। आराम से चलोगे तो बॉस हमेशा के लिए आराम दे देगा। तुम्हें तो पता ही है कि उस पोस्ट ऑफिस पर बहुत सी एजेंसीज की नजर है। इससे पहले कोई और वहां जाकर झंडा गाड़े, हमें तैयार रहना होगा। ठीक है, फिर सब लोग अपनी अपनी पैकिंग कर लो। कल सवेरे निकलते हैं। सवेरे मतलब हम पहुंचेंगे शाम को और काम होगा रात में। ऐसा क्यों? हम इस प्रोजेक्ट पर दिन में भी तो काम कर सकते हैं ना। तुम्हारी अक्ल क्या तुम्हारे घुटनों में है? भाई, ये भूतिया प्रोजेक्ट है। इसमें मजा हमेशा रात को ही आता है। वैसे भी दिन में जाने पर मनाही है। अब ज्यादा सवाल मत करो और सारे जरूरी इक्विपमेंट्स कैरी कर लेना। कैमरा, नोटपैड, रील हैंड ग्लव्स और बाकी अपनी अपनी सेफ्टी इक्विपमेंट्स भी। इसके बाद अगले दिन चारों लोग उस भूतिया पोस्ट ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। सफर तो ठीक ठाक ही गुजरा, लेकिन रास्ते में उन्हें एक दो जगह काफी कड़े ट्रैफिक का सामना करना पड़ा। किसी तरह रात के 8 बजे तक वो सभी उस भूतिया पोस्ट ऑफिस के करीब पहुंच गए। सब लोग मेरी बात गौर से सुनो। वैसे तो हमने पहले भी कई भूतिया प्रोजेक्ट्स पर काम किया है, लेकिन सतर्कता हमेशा जरूरी रहती है। सब लोग साथ रहना और पूरी तैयारी में रहना। इसके बाद सभी गाड़ी से उतरते हैं और सामानों को बाहर लाते हैं, जैसे वहां की तस्वीर के लिए कैमरा, लाइटनिंग रील और भी कई सारा सामान। वो सभी अपना सेटअप करके सांस ले ही रहे होते हैं कि तभी उनकी नजर एक पुराने बल्ब के नीचे खड़े एक परछाई पर पड़ती है, जो अपने हाथ में एक डंडा लिए था। ए रवि, वो देख, वो क्या चीज है? हाँ गाइस, और वो देखो, पहली बात तो इतने पुराने पोस्ट ऑफिस पर ये पीला बल्ब कैसे लगा है? और अगर ये है भी तो ये परछाई किसकी है? जबकि यहाँ हमारे सिवा और कोई भी नहीं है, और हम भी कितने दूर खड़े हैं। हितेन, तू खड़ा खड़ा देख क्या रहा है? तुरंत उस परछाई की तस्वीर ले। क्या कौन, मैं? अच्छा ठीक है। हितेन जैसे ही उस परछाई को क्लिक करने के लिए कैमरा पॉइंट करता है, तुरंत ऊपर लगा बल्ब फूट जाता है, जिससे वो हल्की सी रोशनी भी चली जाती है और गहरा अंधेरा छा जाता है। ओह शिट, अब ये क्या हो गया?
लेकिन अचानक ये सब कैसे? मैं तुम लोगों को बोल रहा हूँ, यहाँ से चलते हैं। तुम्हें मालूम है ना, वो चौकीदार यहाँ आने वालों का सिर धड़ से अलग कर देता है। सभी थोड़े डरे होते हैं, लेकिन रवि उनको मोटिवेट करने लगता है और कहता है, हम लोग इतनी स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुंचे हैं, और अब क्या खाली हाथ लौट जाए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन कोई भी रवि की बात नहीं सुनता और सभी पीछे हटने लगते हैं। तभी रवि बोलता है, गाइस डरो मत, मुझे पता था ये जगह हॉन्टेड है, इसीलिए प्रिकॉशन के तौर पर मैंने अपने साथ ये मैजिक स्टोन रख लिया है। ये हमारी रक्षा करेगा। चलो अब अंदर चलते हैं। उस मैजिक स्टोन के सहारे सभी पोस्ट ऑफिस के अंदर जाने को तैयार हो जाते हैं। धीरे धीरे वो सभी उस खंडहर और इतने पुराने पोस्ट ऑफिस के अंदर दाखिल होते हैं। टॉर्च की रोशनी से सभी तुरंत वहां के डॉक्यूमेंट्स और इम्पोर्टेंट फाइल्स को खोजने लगते हैं। हितेन अपनी फोटोग्राफी का टैलेंट दिखाते हुए उस जगह की तस्वीर को रिंग लाइट की मदद से कैप्चर करने लगता है। कुछ समय तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी अचानक उन्हें किसी आदमी के भारी कदम पटकने की आवाज सुनाई देने लगती है। सभी दीवारों के कॉर्नर में छिप जाते हैं, सिवाय रवि के। रवि वहीं डॉक्यूमेंट्स चेक करने में लगा था। रिंग लाइट की रोशनी में हमें साफ दिख रहा था, उस परछाई के हाथ में एक धारदार हथियार है, जो लिए वो रवि की तरफ बढ़ता है। और ठीक अगले ही पल वो परछाई रवि के सिर को उसके धड़ से अलग कर देता है और उसकी गर्दन नीचे जमीन पर गिरी छटपटा रही होती है। इस दृश्य को देखकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सभी डर के मारे पूरी तरह कांपने लगते हैं। हितेन अलमीरा के पीछे छिपा हाथ जोड़कर कांप रहा होता है। इसके अगले ही पल वो चौकीदार का भूत वहां से एकदम गायब हो जाता है। सभी धीरे धीरे बाहर आते हैं। बस मिल गई तुम लोगों को खुशी। मैंने पहले ही मना किया था यहाँ आने के लिए, लेकिन तुम जिद्दी लोग अब भुगतो, मरो सबके सब। गाइस, लेकिन ये वक्त अफसोस का नहीं है, बल्कि तुरंत यहाँ से निकलने का है। रुको मत, इससे पहले कि वो चौकीदार राउंड मारने के लिए दोबारा आ जाए, भागो यहाँ से। नहीं, लेकिन एक मिनट, रवि अपने साथ कोई मैजिक स्टोन लेकर आया था ना? तभी उनकी नजर वहां पड़ी उस पोटली पर पड़ती है, जिसके अंदर वो मैजिक स्टोन था, जो शायद उनकी जान बचा ले। जब वो लोग पोटली खाली करते हैं तो उसमें से महज मामूली पत्थर निकलते हैं, जिससे वो समझ जाते हैं कि रवि ने सिर्फ उन्हें बहलाने के लिए मैजिक स्टोन का बहाना दिया था। सब तुरंत वहां से बाहर की तरफ भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी हितेन के जूते का लेस वहीं एक कील में फंस जाता है, जिसे हटाने के चक्कर में वो वहीं रुक जाता है और जल्दी जल्दी अपने हाथ से अपने जूते के लेस को निकालने लगता है। लेकिन तब तक उसके दूसरे साथी उस भूतिया डाकघर से बाहर आ चुके थे। वो सभी हितेन को आवाज लगाते हैं। हितेन तभी अपना जूता निकालता है और तुरंत बाहर की तरफ आने लगता है, लेकिन तभी बीच में वो चौकीदार का भूत आ जाता है, जो उसे अपने मुंह से पकड़कर अंदर खींच लेता है। उस डाकघर से लगातार हितेन की चीखें सुनाई देती है। बहुत दर्दनाक चीखें थी। इससे पहले कि वो चौकीदार का भूत बाहर आकर दूसरे लोगों का भी वही हश्र करे, सभी के सभी तुरंत वहां से भाग जाते हैं।
आज भी उस डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस में कोई नहीं जाता, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उस पोस्ट ऑफिस की चार दीवारी में एक चौकीदार का भूत भटकता है, जो कि मरने से पहले इसी पोस्ट ऑफिस में चौकीदारी करता था। लेकिन एक हादसे के बाद उसकी इसी जगह पर मौत हो गई थी, जिस वजह से उसकी आत्मा उसी डाकघर के चार दीवारों में कैद होकर रह गई। इसलिए जो भी वहां अकेला गया वो वापस लौटकर कभी ना आया। गांव के बाहर एक छोटा सा होटल था, जिसकी मालकिन एक औरत थी जो हमेशा अपना मुंह छिपाए रखती थी। गांव का कोई भी आदमी वहां पर नहीं जाता था, क्योंकि पूरा दिन और रात वो औरत घर घर खाने की डिलीवरी करने जाती थी। पर एक दिन शाम ने उस औरत के होटल के बगल में अपनी एक होटल खोल दी। शाम दिन भर लोगों को होटल में खाना खिलाता और रात को घर पर फूड डिलीवर करता। उसने डिलीवरी करने के लिए मंगू और तानू ये दो आदमी रखे थे। कुछ ही दिन बाद सारे लोग शाम के होटल में जाने लगे और औरत का होटल सूना पड़ गया। उससे कोई भी फूड डिलीवरी नहीं लेता था। औरत को शाम पर बहुत गुस्सा आने लगा। एक रात शाम अपने होटल में पैसे गिन रहा था, तभी उसे दरवाजे पर एक साया दिखाई दिया। अरे कौन है वहां? अरे कोई बोलता क्यों नहीं है? होटल बंद हो चुका है, कल सुबह आना। धीरे धीरे वो साया बड़ा होता गया और आखिर में वो औरत दरवाजे से अंदर आई। शाम उस औरत को देखकर चौंक गया। ओह तुम, अब बताओ क्या लेने आई हो? तुम्हारी जान। क्या? अरे पागल है क्या तू? चल जा, सुबह बात करेंगे। अपना होटल बंद करो वरना मारे जाओगे। शाम ने डरते हुए कहा। तू अकेली औरत मुझे मारेगी? जा जा, नहीं करता बंद। शाम की बात सुनकर औरत को गुस्सा आया और उसने अपना घूंघट उठाकर अपना असली चेहरा शाम को दिखाया। उसका चेहरा बेहद बदसूरत और खतरनाक लग रहा था। धीरे धीरे उसका सारा शरीर भयानक दिखने लगा और वो औरत एक चुड़ैल में बदल गई। उस चुड़ैल को देख शाम डरकर भागने लगा। चुड़ैल ने उसका पीछा किया, पर शाम रसोई घर में जाकर छिप गया। चुड़ैल ने उसे ढूंढकर हवा में उछाला और जमीन पर पटक दिया। लोगों को खाना खिलाने का बहुत शौक है ना तुम्हें? अब तुम खुद भी खाओ। चुड़ैल बहुत गुस्से में थी। उसने रसोई घर में जितना भी खाना था सारा शाम को खिलाना शुरू किया। जैसे जैसे खाना शाम के पेट में जा रहा था, उसका पेट फूलता गया। थोड़ी देर बाद शाम खाने से इनकार करने लगा, क्योंकि उसका पेट बहुत फूल रहा था। पर चुड़ैल उसे जबरदस्ती खिला रही थी। अंत में शाम का पेट इतना भर गया कि वो एकदम से फट गया। शाम का खून और शरीर के टुकड़े सारे रसोई घर में बिखर गए। बहुत सारा खून और खाना चुड़ैल के मुंह पर उड़ा और वो उसी हालत में जोर जोर से हंसने लगी। मंगू और तानू अपनी अपनी साइकिल पर फूड डिलीवरी करने गांव की तरफ बढ़ रहे थे। तभी अचानक उन्हें सामने से एक साया उनकी तरफ आता दिखा। मंगू ये देखकर डर गया। अरे सामने भूत है, चल वापस चलते हैं। अबे भूत नहीं,
गांव का ही कोई है। खाना कब तक मिलेगा ये पूछने आया होगा। चल। दोनों ही आगे बढ़ते रहे और वो साया भी उनके नजदीक आता गया। कुछ देर बाद वो साया अचानक से गायब हो गया। अब की बार मंगू और तानू दोनों ही डर गए। दोनों बीच में ही रुक गए। भाई तानू, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? अरे मुझे भी समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। वो दोनों वहीं पर बीच रास्ते में खड़े थे कि अचानक से ऊपर से वो औरत उनके सामने उड़ती हुई नीचे आई। मंगू डर के मारे चिल्लाने लगा। चुप हो जाओ, ये सब खाना मुझे दे दो और भाग जाओ यहाँ से। नहीं नहीं, हम नहीं देंगे। ये गांव वालों का है और मालिक ने हम पर जिम्मेदारी दी है। ठीक है, तो तुम्हें भी तुम्हारे मालिक के पास भेजना पड़ेगा। मंगू जैसे तैसे करके वहां से भाग गया, पर तानू भागते भागते नीचे गिर गया। चुड़ैल तानू को मारने के लिए आगे बढ़ी। चुड़ैल ने तानू को हवा में उठा लिया और दोनों साइकिल उस पर दे मारी। इसकी वजह से तानू बहुत घायल हुआ, पर मरा नहीं। उसको जिंदा देखकर चुड़ैल ने फिर से दोनों साइकिल उस पर फेंकी और उसे अधमरा कर दिया। तानू का बहुत खून बहने लगा और आखिर में चुड़ैल ने तानू को जान से मारने के लिए उसे एक पत्थर पर फेंक दिया। सर पर चोट लगने की वजह से तानू वहीं पर मर गया। चुड़ैल ने सारा खाना लिया और एक एक करके उसे देखने लगी। इन गांव वालों ने मेरा खाना ठुकरा कर इस खाने को पसंद किया। अब तो उन्हें ये खाना खिलाना ही पड़ेगा। चुड़ैल ने सारा खाना जमीन पर रखा और हाथों को उस पर रखकर जादू करने लगी। धीरे धीरे चुड़ैल के हाथों से धुआं निकलने लगा और वो पूरे खाने पर फैल गया। ये देखकर चुड़ैल जोरों से हंसने लगी। अब मजा आएगा। चुड़ैल वो सारा खाना लेकर गांव में आई और एक घर के सामने आ पहुंची। वो दरवाजा खटखटाने लगी। एक आदमी ने वो दरवाजा खोला। वो उस औरत को देखकर चौंक गया। मगर हमने तो तुमसे नहीं, शाम से खाना मंगवाया था। ये उसी होटल का है, बस मैं देने आई हूँ। वो आदमी खाना लेकर अंदर चला गया और उसी तरह वो चुड़ैल फिर से औरत बनकर एक एक घर में जाकर खाना देने लगी। जितने भी लोगों ने खाना मंगवाया था वो सब खाना खाकर जो सो गए तो सुबह उठे ही नहीं, क्योंकि उस चुड़ैल ने उस खाने में जहर मिला दिया था। उस हादसे के बाद लोगों ने चुड़ैल के होटल से खाना मंगवाना बंद कर दिया। आदर्श उस खूनी बारिश की घटना को याद किए अपने घर में बैठा था। बगल में उसकी बीवी नूरा भी बैठी हुई थी। आज 20 साल हो गए उस दर्दनाक हादसे को जिसमें मैंने अपने दोस्त नितिन को गंवाया था, पर आज भी दिमाग और दिल में वो रात साफ साफ याद है। तुम क्यों उस रात को याद करके परेशान होते रहते हो? छोड़ो भी, आज हम कितने दिनों बाद कहीं घूमने जा रहे हैं और तुम हो कि मूड ऑफ किए बैठे हो। सॉरी डार्लिंग, चलो जाते हैं, मैं गाड़ी निकालता हूँ। नहीं, आज तुम गाड़ी नहीं चलाओगे। मैंने नया ड्राइवर रखा है ताकि हम पीछे आराम से बैठ सके। लेकिन तुम्हें वो कहाँ से मिला? कल जब मैं अपने ऑफिस में इंटरव्यू ले रही थी तभी ये वहाँ आया। ऑफिस में जॉब के काबिल तो नहीं था, पर नौकरी के लिए बहुत गिड़गिड़ा रहा था, इसलिए मैंने तरस खाकर इसे अपना ड्राइवर रख लिया। पर क्या उसे गाड़ी चलानी ठीक से आती है?
क्योंकि ये गाड़ी बिल्कुल नई है और मैंने भी इसे अब तक नहीं चलाया और मैं नहीं चाहता कि पहली ही ड्राइव में गाड़ी को या हमें कुछ हो जाए। तुम उसकी चिंता मत करो, कल दिन भर ये मेरे साथ ही था, मेरा ड्राइवर बनकर। मुझ पर भरोसा रखो, हमें और गाड़ी को कुछ नहीं होगा। गाड़ी अच्छी चला लेता है। ठीक है, बुलाओ उसे, हमें निकलना है। उसे बाहर गाड़ी में ही बिठाया है ताकि हमें देर ना हो। नाइस, ये अच्छा किया तुमने। चलो, रात से पहले हमें वहां पहुंचना है। आदर्श और नूरा गाड़ी में पीछे की सीट पर बैठ गए और ड्राइवर गाड़ी चलाने लगा। 3-4 घंटे का सफर हो चुका था और पीछे नूरा को नींद आ रही थी। मुझे बहुत नींद आ रही है, थोड़ी देर सो जाती हूँ। घूमने की जिद तुमने की थी और तुम ही सोना चाहती हो। बाहर का नजारा देखो कितना अच्छा है और हमें पहुंचने में अभी बहुत टाइम है। माहौल का मजा लो। मुझे पता है, मैं ही आना चाहती थी, पर मुझे अब नींद आ रही है। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, लगता है मेरी तबीयत खराब हो रही है। अगर तुम्हें ठीक नहीं लग रहा तो हम वापस घर चले, रात से पहले पहुंच जाएंगे। नहीं नहीं, इतनी भी खराब नहीं है। थोड़ी देर सो जाऊंगी ना तो मुझे अच्छा महसूस होगा। कल सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, आराम करो और सो जाओ। नूरा आदर्श के कंधों पर सिर रखकर सो गई। मंजिल अभी दूर थी और बाहर अंधेरा हो रहा था। थोड़ी दूर जाने के बाद आदर्श को भी बहुत नींद आने लगी। अरे सुनो, मैं भी सो रहा हूँ, हम जब पहुंच जाए तो मुझे उठा देना। जी सर, मुझे ये रास्ता पता है। यहाँ बहुत गड्ढे हैं और बहुत ही पतला रास्ता है ये, इसलिए आराम से और धीमे से चलाना। जी सर। ड्राइवर को समझाने के बाद थोड़ी ही देर में आदर्श भी सो गया। सूरज पूरी तरह से डूब चुका था और बाहर काले बादल छाने लगे थे। ड्राइवर ने आईने में आदर्श और नूरा को देखा तो वो दोनों शांति से सो रहे थे। तभी ड्राइवर का चेहरा आईने में दिखा तो वो बिल्कुल आदर्श की तरह दिखाई दे रहा था। बाहर अचानक से बारिश शुरू हो गई। गाड़ी अपनी रफ्तार में आगे बढ़ रही थी। धीरे धीरे बारिश जोर पकड़ने लगी। बिजली का कड़कना भी शुरू हो चुका था। एक बहुत तेज बिजली की आवाज सुनकर आदर्श की नींद खुल गई और वो बाहर देखने लगा। ड्राइवर, हम कहाँ पहुंचे हैं? जंगल के रास्ते पर है सर। जंगली जानवरों का ध्यान रखना, रात को वो रास्ते पर घूमते रहते हैं, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जी सर। अच्छा है, मतलब जंगल पार करते ही हम 10 मिनट में पहुंच जाएंगे और पहुंचकर नूरा का ध्यान रखना होगा। बुखार सा लग रहा है, पर ये कमबख्त बारिश को भी अभी आना था। अरे सुनो, ये बारिश कब शुरू हुई? 1 घंटे पहले। ठीक है, बारिश का मौसम नहीं है, फिर भी इतनी जोरदार बारिश हो रही है। तुम संभाल कर चलाना। इतना कहकर वो सोने जा रहा था कि तभी उसकी नजर हेडलाइट पर पड़ी और वो डर से कांपने लगा। लाइट में उसे वो बारिश की बूंदें लाल नजर आ रही थी। अरे, ये तो वही खूनी बारिश है जो मैंने बचपन में देखी थी, लेकिन ये यहाँ कैसे? गाड़ी रोको। अरे, ये कहाँ ले आए हो तुम? आदर्श ने बाहर झांक कर देखा तो उसे कुछ अजीब और अनजान सा महसूस हुआ। ये वो जंगल नहीं है जहां से हम जाने वाले थे, ये कोई और जंगल है। हमें यहाँ नहीं आना था। जल्दी से गाड़ी को वापस घुमाओ, वरना सब मारे जाएंगे। इतने में नूरा सोते हुए कहने लगी, सब नहीं, सिर्फ तुम मरोगे। नूरा की आवाज में एक भारीपना था जो एक औरत का नहीं लग रहा था।
आदर्श नूरा के मुंह से ये सब सुनकर चौंक गया। नूरा ने आंखें खोली और धीरे धीरे उसका चेहरा और शरीर बदलने लगा। आदर्श बहुत डरा हुआ था। नूरा का चेहरा पूरी तरह बदला हुआ देख आदर्श सोच में पड़ गया। कौन हो तुम? ठीक से याद करो मेरे दोस्त, दिमाग पर जोर डालो। क्या तुम्हें याद नहीं? ये चेहरा कहीं देखा हुआ है, मगर कहाँ देखा है ये याद नहीं आ रहा मुझे। शायद डर की वजह से तुम्हें याद नहीं आ रहा। ठीक से देखो मेरे चेहरे को। फिर उसे अचानक याद आया कि ये तो उसका बचपन का दोस्त नितिन का चेहरा है, जो खूनी बारिश का शिकार हो गया था। अब उसका शरीर बिना खून का सूखा हुआ लग रहा था। तुम यहाँ कैसे? मेरी नूरा कहाँ है? आदर्श बुरी तरह से डर गया और गाड़ी का दरवाजा खोलने लगा, पर वो दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। ड्राइवर, यहाँ से वापस चलो। ड्राइवर ने पीछे मुड़कर देखा तो आदर्श के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि वो वही खूनी दरिंदा भेड़िए की शक्ल वाला आदमी था जिसे उसने बचपन में देखा था गांव के अंदर। उस वक्त तुम्हें छोड़ दिया क्योंकि तुम्हारे शरीर में ज्यादा खून नहीं था, पर अब तुमसे बहुत खून मिल सकता है। शैतान आदर्श को धोखे से उसी गांव में लेकर आया था जहां से आदर्श बचपन में भागा था। तुम मुझे जान से मार दो, लेकिन मैं इस खूनी बारिश में बाहर नहीं जाऊंगा। कोई बात नहीं, अगर तुम बाहर नहीं जाओगे तो बारिश अंदर आएगी। मतलब? इसका मतलब तुम्हें अभी पता चल जाएगा। शैतान ने हाथ से गाड़ी की छत को उखाड़ दिया और बाहर फेंक दिया। छत के उखड़ते ही बारिश का खून आदर्श के शरीर पर गिरने लगा। आदर्श जोर जोर से चीखने लगा, पर उस सुनसान सड़क पर उसकी आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं था। धीरे धीरे आदर्श का शरीर सिकुड़ने लगा और बारिश का जोर भी बढ़ने लगा था। कुछ ही देर में आदर्श का शरीर एक मांस चढ़े कंकाल की तरह दिखने लगा और वैसे में ही उसकी मौत हो गई। वो शैतान और नितिन गाड़ी से नीचे उतरे और आदर्श के शरीर को भी गाड़ी से नीचे उतारा। शैतान आदर्श को खींचकर रास्ते के बगल वाले जंगल में ले गया और नितिन भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। पहले इस गांव में साल के 6 महीने खूनी बारिश होती थी, लेकिन अब तक हत्याएं इतनी हो चुकी थी कि अब पूरे साल भर इस खूनी बारिश का कहर उस गांव को सहना पड़ता था। गांव वालों, मैं डाकू मंगल सिंह बोल रहा हूं। तुम लोगों के पास जो कुछ भी धन दौलत है वो निकाल कर हमें दे दो, और अगर किसी ने भी चालाकी की या रास्ते में आने की कोशिश की तो वो जान से जाएगा। सरदार, लगता है गांव वाले ऐसे नहीं निकलेंगे, हमें घुसना होगा। लूट लो पूरे गांव को, किसी को भी मत छोड़ना। उठ, हमारे सरदार गला फाड़ रहे हैं और तू घोड़े बेचकर सो रहा है। चल उठ जा।
गलती हो गई माई बाप, गलती हो गई। चल बता माल कहाँ है, बोल। माई बाप, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को एक ऐसी जगह बता सकता हूँ जहाँ बहुत सारी दौलत मिल सकती है आप लोगों को। कौन सी जगह? माई बाप, यहाँ से 50 मील दूर भानगढ़ का किला है। वहाँ आप लोगों को इतना धन मिलेगा कि आप लोगों की 1000 पुश्तें बैठ कर खाएंगी। तुझे कैसे पता? क्योंकि मैं भी कुछ साल तक वहाँ पहरा देने का काम करता था। ठीक है, हम तुझे छोड़ रहे हैं, लेकिन तेरी बात गलत निकली तो हम वापसी में तुझे ऐसी मौत देंगे कि तेरी आत्मा तक कांप जाएगी। चलो साथियों, हमें भानगढ़ के किले में जाना है। गरीबों पर अत्याचार करने की यही सजा है कि तुम लोग भानगढ़ जाकर मरो। भानगढ़ का रक्षक तुम्हें छोड़ेगा नहीं। सरदार, यहाँ तो किला दिखाई ही नहीं दे रहा है और आगे रास्ता भी बंद है। सरदार, कहीं उस गांव वाले ने हमें बेवकूफ तो नहीं बनाया? मरने से हर कोई डरता है, उसने झूठ नहीं बोला होगा। तुम लोग एक काम करो, चारों ओर फैल जाओ और देखो कोई और रास्ता मिलता है क्या। सरदार, मिल गया रास्ता। शायद ये रास्ता भानगढ़ के किले तक जाता है। चाचा, ओ चाचा। हाँ बेटा, बोलो। चाचा, हमें भानगढ़ के किले में जाना है, उसका रास्ता यही है क्या? भानगढ़? लेकिन तुम लोग इतनी रात को वहाँ क्यों जा रहे हो? हम किले में रखे खजाने को लूटने जा रहे हैं। क्या? फिर तो तुम लोग गलत करने जा रहे हो। लौट जाओ यहाँ से। तो तू हमें रोकेगा बुड्ढे? बुड्ढे, हमें रोकने की कोशिश मत कर, वरना तेरी बची कुची जिंदगी हम छीन लेंगे। समझा कि नहीं? अब चल हट। मैं तुम लोगों को रोक नहीं रहा हूँ, बल्कि समझा रहा हूँ। अबे बुड्ढे, बोला ना चल हट, ज्यादा समझा बुझा मत, चल हट रास्ते से। ठीक है, तुम लोगों को जो करना है वो करो, जाओ। लगता है बुड्ढा डर गया। किला तो बहुत बड़ा है, लगता है अंदर खजाना भी बहुत मिलेगा हमें। चलो अंदर। सरदार, किला अंदर से भी बहुत बड़ा है, लेकिन खजाना कहाँ होगा कुछ समझ नहीं आ रहा है। जहाँ भी होगा हमारी नजरें उसे ढूंढ ही लेगी। सरदार, उस कमरे से रोशनी बाहर आ रही है, लगता है वहाँ कुछ है। क्या बात है,
दिल खुश हो गया इतना सारा खजाना देखकर। सचमुच इस भानगढ़ किले में इतना खजाना है कि हमारी 1000 पुश्ते बैठकर खाएंगी। आपने सही कहा सरदार। सरदार, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। सारा खजाना बोरी में भरते हैं और निकल चलते हैं। तुम सही कह रहे हो लाखा, जल्दी से सब कुछ बोरी में भर दो। तुम लोगों ने जो किया वो गलत किया। तुम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वही बुड्ढा है ना जिसने हमें रास्ता बताया था? हाँ, मैं वही हूँ। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, वापस रख दो सारा खजाना, वापस रख दो। सुन बे बुड्ढे, हम इतनी दूर खाली हाथ वापस जाने के लिए नहीं आए हैं। हम तो खजाना लेकर ही जाएंगे। मेरे रहते तुम लोग इस किले से एक कंकड़ भी नहीं ले जा सकते। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी हो तो वापस चले जाओ। तू रोकेगा बुड्ढे हमें? तू है कौन? भानगढ़ का रक्षक भान सिंह हूँ मैं। भानगढ़ का रक्षक? बहुत बकबक कर रहा है तू बुड्ढे। ले, अब ऊपर जा। भान सिंह के रहते भानगढ़ का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि मैं हूँ भानगढ़ का रक्षक।